और आज के न्यूज पॉइंट में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो सभी सरकारों को, जब जब भी पार्टियां सरकारों में होती हैं, सीधे तौर पर प्रभावित करता है। क्योंकि सरकार जो फैसले लेती है उनको लोगों तक पहुंचाने का काम या उसका पॉलिटिकल फायदा लेने का काम पार्टी करती है। ठीक है, कांग्रेस के समय में यह बड़ी बहस हुई कि क्या कांग्रेस इतनी कमजोर हुई क्योंकि पार्टी और सरकार के बीच एक बड़ा न सिर्फ तनाव पैदा हुआ, एक बड़ा फर्क, एक दायरा पैदा हो गया। बीजेपी भी इस समस्या से गुजर चुकी है। मैं साफ साफ बताऊं आपको, मुझे बहुत अच्छी तरह से वो 6.5 साल की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का समय याद है। अब बीजेपी की सरकार है। बीजेपी, आप सब जानते हैं, बीजेपी के पीछे आइडियोलॉजिकल संगठन खड़ा है, वो है आरएसएस संघ। अब इन सब में समन्वय की बातचीत हो रही है। अब ये क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि एक बहुत बड़ी धारणा निकल कर आई। लैंड एक्विजिशन जैसे मसले पर क्या जो सरकार का रुख और रवैया था, जिसके बाद सरकार ने यू टर्न लिया अपने फैसलों को, जो अमेंडमेंट सरकार लाई थी भूमि अधिग्रहण बिल पर, उसको उसने वापस लिया। क्या इसमें संघ का एक बहुत बड़ा दबाव था? आरएसएस और आरएसएस के तमाम संगठन और उसके रिप्रेजेंटेशन का दबाव था। ये बड़ी नाजुक रिलेशनशिप होती है, ये बहुत नाजुक रिश्ता होता है। ये आपको स्पष्ट कर दूं, पार्टी जब सत्ता में हो, पार्टी से तालमेल और पार्टी के पीछे जो आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी है, यानी कि संघ खड़ा है, आरएसएस खड़ा है, उससे तालमेल, यह आसान रिश्ता नहीं होता है। इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए अब ये बैठक हो रही है, आरएसएस की, उसके नेताओं की, बीजेपी के नेताओं की, आरएसएस के अलग अलग जो ऑफशूट्स हैं, उसकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके बाकी जो संघ और संगठन हैं, उन सब की बैठक हो रही है। एक बात और, ये रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको बता दूं, एक और प्रश्न उठा था दिल्ली के चुनाव के समय, और बड़े सीधी और सटीक आपसे अपनी बात रखूंगा। वो ये था कि क्या संघ ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के चुनाव में, संघ की एक बड़ी कर्मभूमि रही है दिल्ली और वर्षों से रही है, आज से नहीं, बीजेपी को साथ नहीं दिया जिस तरह से देना चाहिए था? क्या उसमें किरण बेदी का चेहरा आने से नाराजगी थी? बहुत सारे उसके कारण और उसकी एनालिसिस हो सकती है, उसकी विवेचना हो सकती है, लेकिन यह प्रश्न जरूर था कि क्या संघ पीछे हट गया। मैं ये प्रश्न क्यों उठा रहा हूं? इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अब बिहार का चुनाव है। बिहार भी वो जगह है जो संघ की एक बहुत पुरानी कर्मभूमि रही है, बहुत ज्यादा अहमियत रखता है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को सियासी सफलता हासिल करनी है बिहार में, तो संघ की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आइडियोलॉजिकल विरोध उसका उसके विरोधी करे, बीजेपी के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ध्यान से ये रिपोर्ट देखिए, फिर कुछ खास लोगों के साथ आज हम चर्चा करेंगे आरएसएस बीजेपी के रिश्ते, खासतौर पर एक ऐसे दौर में जब भारतीय जनता पार्टी पावर में है, सत्ता में। दिल्ली में अरावली पहाड़ियों की गोद में बसे मध्य प्रदेश सरकार के गेस्ट हाउस मध्यांचल में अचानक रौनक हो गई है। आरएसएस के 15 संगठनों के 90 से ज्यादा नेता यहां डेरा डाले हुए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी का पूरा संसदीय बोर्ड यहां मौजूद है। प्रधानमंत्री भी कुछ समय के लिए आएंगे। मकसद है सभी संगठनों की रायशुमारी, ताकि सरकार को संघ के एजेंडे से नहीं भटकने दिया जाए। हालांकि आरएसएस से बीजेपी में आए राम माधव कहते हैं कि इस कवायद को इस तरह ना देखा जाए। इसमें न सरकार का किसी प्रकार का समीक्षा हो रहा है वगैरह हो रहा है करके लोग जो पतंगे उड़ाने का काम कर रहे हैं, इतना जल्दबाजी ना दिखाए।
बैठक 3 दिन समाप्त होने के बाद जो आरएसएस के प्रमुख पदाधिकारी आपको पूरी जानकारी देंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 1 रैंक 1 पेंशन पर सरकार से जल्द फैसले को कहा गया है। पाकिस्तान से बातचीत पर सरकार के बार बार बदलते रवैये पर भी चर्चा हो सकती है। किसानों की समस्याएं, शिक्षा क्षेत्र में सुधार, सामाजिक मुद्दों के अलावा धार्मिक जनगणना के आंकड़ों पर भी बातचीत होगी। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि आरएसएस सरकार को रिमोट कंट्रोल से चला रहा है। आरएसएस के हाथ में रिमोट है सरकार का। नरेंद्र मोदी जी खुद आरएसएस के आदमी हैं और आरएसएस फैसला करेगा, सरकार उस पर अमल करेगी। लेकिन बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। पार्टी के मुताबिक इस तरह की बैठकों में सरकार की नीतियों पर कोई चर्चा नहीं होती। राम मंदिर और वो आरोपी दोनों को लेकर जो खबरें आई है, दोनों बातों के खबरें बेबुनियाद है। उन मुद्दों पर कोई चर्चा यहाँ होने वाली है नहीं होने वाली है, कोई चर्चा नहीं होने वाली है इन दोनों मुद्दों पर। बिहार चुनाव के मद्देनजर ये बैठक अहम मानी जा रही है। बीजेपी को अपने बूते बहुमत दिलाने में संघ की भी बड़ी भूमिका है। जाहिर है मोदी सरकार से उसकी भी अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन पिछले 1.25 साल में चाहे सरकार संघ के एजेंडे पर रत्ती भर भी न चली हो, मगर बीजेपी और आरएसएस के बीच टकराव की वैसी खबरें नहीं आई जो वाजपेयी सरकार के वक्त आम थीं। शायद इसके पीछे वजह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत भी हो। लेकिन अब जबकि सरकार के कामकाज को लेकर आवाजें उठने लगी हैं, आरएसएस को भी लगता है कि यही वक्त है सरकार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो मेरे साथ इस वक्त बलदेव शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो एक बहुत संघ को करीब से जानने, देखने और समझने वाले विचारकों में से हैं। मेरे साथ अनिल जैन जी मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कुछ देर में मेरे साथ राजकिशोर तिवारी होंगे, जो कि एसोसिएट एडिटर हैं दैनिक जागरण के। ये भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत करीब से देखते हैं। बलदेव जी, आपने कुछ बड़ी कड़वी बातें कही हैं सरकार के बारे में, और मुझे हमेशा से वो बातें याद रहती हूँ। उनमें से आसानी से मैं कह सकता हूँ कि 90% सही साबित हो रही है। अब समस्या ये है कि क्या संघ मैसेज देगा बीजेपी को दिल्ली के चुनावी प्रयोग के बाद, और दिल्ली में चुनावी प्रयोग की बेहद शर्मनाक हार के बाद? क्या चाहेगा संघ बीजेपी करे ताकि संघ बीजेपी को पूरी तरह से बैक करे बिहार के चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है कि जो बैठक हो रही है और इस बैठक में से जो आशय निकालने का प्रयास हो रहा है वो बहुत दूर की कौड़ी है। ठीक है, क्योंकि इस तरह की बैठकें संघ साल में 2 बार करता है, समन्वय बैठक। हाँ। और बहुत वर्षों से बैठकें हो रही हैं। सरकार तो आज बनी है, तो हम सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश या एजेंडा फिक्स करने की कोशिश, ये जो आकलन कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि संघ को समझने में कहीं गड़बड़ी है। ठीक है, संघ को अगर मान लो सरकार को कुछ बात, मुझे इस बात को समझने में कभी कोई गड़बड़ी नहीं रही है कि बीजेपी जो है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका संघ तय करता है। मुझे कभी इसमें ऐतराज नहीं रहा। या बीजेपी इस विचार पर चले, ये उसने संघ से सीखा है। उसको बार बार तय करने की जरूरत नहीं है। और जहां तक सरकार को नहीं, बार बार तय होता है, बार बार रिविजिट होते हैं। मैं अगर आपकी बात मानूं और सरकार को अगर संघ को सलाह देनी है, तो इतनी बड़ी बैठक आयोजित करने की उसको जरूरत नहीं है। वो तो सरकार के मंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को बैठकर कुछ चीजें कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर ये बैठक करने की जरूरत क्या है? ठीक है, तो आप भी वही कह रहे हैं जिसे राम माधव ने कहा कि पतंगे उड़ाने का काम ना करें। तो हम लोग पतंगे उड़ा रहे हैं यहाँ पर। नहीं, आप उड़ा रहे हैं कि नहीं ये तो आप जाने, पर जो नहीं, मैं तो कतई पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ। वो राम माधव बता रहे थे हम पतंग उड़ा रहे हैं। जैसे अभी राशिद अल्वी बोल रहे थे, तो जिस तरह सोनिया गांधी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के माध्यम से उस सरकार को नियंत्रित करती थी, ये उस तरह सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की बातों को मनमोहन सिंह ने माना नहीं था, और ये भी बहुत स्पष्टता रिकॉर्डेड है। उस तरह इसका आकलन नहीं किया जा सकता। ये संघ की रूटीन बैठक है। ठीक, ये संघ की रूटीन बैठक है। संघ की रूटीन बैठक है, और संघ के जो अनुषांगिक संगठन हैं वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं, उनका विस्तार कैसे हो, उनको अगर उसमें कोई कमजोरी है उसको कैसे ठीक किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी भी उसका एक हिस्सा है, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बहुत पहले से संघ की बैठकों में जाते रहे हैं, विचार होता रहा है। तो कोई अहमियत नहीं है? तो मुझे इस दृष्टि से कोई अहमियत नहीं है कि इस बैठक में संघ का एजेंडा तय हो रहा है, सरकार का एजेंडा तय हो रहा है। सरकार
कोई भी क्या हो। संघ को इस बात की चिंता नहीं होगी बलदेव जी, आप स्वयं एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, कि जिस तरह की आर्थिक स्थिति को ये सरकार ला रही है, क्या संघ को चिंता नहीं होगी? क्या संघ को इस बात की चिंता नहीं थी कि आप लैंड बिल पर किस तरह की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रहे? क्या ये सब चिंता के विषय नहीं होंगे संघ के लिए? नहीं, संघ देखिए सरकार कैसे चले ये तय नहीं करता। नहीं, मैं लेकिन एक मिनट देश और समाज की स्थितियों के लिए। बलदेव जी, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि संघ ये कह रहा है कि सरकार कैसे चले, मैं ये पूछ रहा हूं क्या संघ को चिंता नहीं होगी कि आज आर्थिक स्थिति जो इस मुल्क की है उससे क्या संघ के तमाम प्रचारकों से, संघ के तमाम सरसंघ चालकों से जिनसे मैं मिला, बात की वर्षों से, वो सब कहते हैं कि आर्थिक मुद्दा किसी भी देश की प्रगति और विकास के लिए आर्थिक सियासत बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल इकोनॉमी के विषय को समझते हैं। क्या उनको आज नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है सरकार में आर्थिक एजेंडे पर? क्या उसकी चिंता नहीं करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा वो एजेंडा तय करे, वो एजेंडा तय करे, मैं ये नहीं कह रहा। संघ हमेशा समाज और देश से जुड़े मुद्दों पर न केवल चिंता व्यक्त करता है बल्कि वो ठीक कैसे हों इसकी भी कोशिश करता है। और आज जो स्थिति आर्थिक व्यवस्था की है, हाँ, वो एकदम नहीं पैदा हुई है। पिछले 10 वर्षों में जो कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए शासन रहा, उसने जिस प्रकार की आर्थिक स्थितियों को गर्त में धकेल दिया, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इस सरकार के पास कोई जादू की छड़ी है, एकदम सब चीजों को ठीक कर देंगे। ठीक है, और इसलिए संघ को इस बात की कोई चिंता नहीं। संघ हमेशा ऐसी हर बात की चिंता करता है जो इस समाज और देश के ये तो गोलमोल नहीं बलदेव जी, ये तो गोलमोल बात हो गई। नहीं, गोलमोल नहीं है। नहीं, मैं आप बड़ी साफगोई के व्यक्ति, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या संघ को देश के वर्तमान आर्थिक स्थिति की चिंता होगी? और जिस तरह के फैसले ये गवर्नमेंट लेती है इकोनॉमिक पॉलिसीज पर, क्या संघ को चिंता होगी? मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि संघ उनको बताए कि आप क्या फैसले लीजिए क्या नहीं लीजिए। संघ देखिए वर्तमान की नहीं बल्कि राष्ट्र के दूरगामी हितों की चिंता करता है। ठीक है, मैं अनिल जैन जी को लाऊंगा। अनिल जैन जनरल सेक्रेटरी है भारतीय जनता पार्टी के। अनिल जी, क्या मैं पतंग उड़ा रहा हूं? जैसा कि राम माधव जी ने अपनी बाइट में कहा, रूटीन बैठक है, ये बलदेव जी का कहना है, हम लोगों को ज्यादा इस पर सोचने चर्चा करने की आवश्यकता है? देखिए अभिज्ञान जी, कोई ये बात तो सही है कि ये संघ की कोई अलग से बैठक नहीं है। संघ की, मैं संघ का स्वयंसेवक प्रचारक रहा हूं, संघ की समन्वय बैठक हर समय अंतराल के बाद होती है। और इस तरह की बड़ी बैठक आज से 2 साल पहले भी सितंबर में यहाँ दिल्ली में हुई थी, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या बड़े कार्यकर्ता गए थे। तो ये बैठक कोई अलग से नहीं है और किसी समय को, किसी चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं की गई, क्योंकि इन बैठकों का क्रम काफी पहले तय हो जाता है। 6 महीने पहले बैठकें तय हो जाती कि कब कहां बैठक होगी। तो इस बात को किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। जहां तक राजनीतिक विषयों का मामला है, कोई भी विषय देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में कहीं से भी प्रभावित करते हैं, उस पर संघ अपनी विचार रखता है और संघ का मत रहता है। इस संघ एक जीवित और संगठन है जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र में राजनीतिक क्षेत्र भी आता है कि राजनीतिक गतिविधियां कैसी चल रही हैं, उसमें ये निश्चित रूप से राजनीति भी आएगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और संघ की जो समन्वय का सवाल है, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। हर बार जब बैठकें होती हैं ये केंद्र स्तर पर है, प्रांतों की बैठकें होती हैं, एक एक प्रांत की, तो उन प्रांतों में उस प्रांत के संघ के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। इसलिए जो संघ निश्चित रूप से एक जीवंत संगठन है, तो जीवंत संगठन संघ का और भारतीय जनता पार्टी का आपस का संबंध निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के जो स्वयंसेवक हैं, वो सारी रिलेशनशिप मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं और जानता हूं, चूंकि एक जर्नलिस्ट के तौर पर उसको मैंने देखा है। मैं आपसे कुछ सीधे सीधे सवाल करूंगा अनिल जैन जी। पहला पॉइंट ये है, एक धारणा बनी, आपने एक बड़ी भूमिका अदा की थी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में चुनाव जिताने की। जब दिल्ली हारी बीजेपी, यानी कि दिल्ली का चुनाव, कहते हैं संघ ने बीजेपी का साथ नहीं दिया। आज बिहार का चुनाव दस्तक दे रहा है, बहुत बड़ी कर्मभूमि रही है बिहार भी संघ की, ये भी आप बहुत अच्छी तरह आप और मैं जानते हैं। आज फिर ये चिंता है कि क्या संघ पूरी तरह से साथ देगा, बीजेपी को कमजोर तो नहीं करेगा। जैसे दिल्ली में 70 में से 3 सीट ला पाई बीजेपी, दिल्ली
कर्मभूमि रही है संघ की। बीजेपी इतने सालों से यहां पर अब पावर में नहीं आ पाई है दिल्ली में, क्या ये चिंता नहीं होगी बीजेपी को? अभिज्ञान जी, दिल्ली के चुनाव की इस विषय पर इतनी जो चर्चा हो रही है, संघ ने दिल्ली के चुनाव, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में मैं भी बड़ी अंदर तक जुड़ा था, संघ का जितना रोल जिस चुनाव में होता है दिल्ली के चुनाव में भी था। और दिल्ली के चुनाव में भी आप ये देखिए, दिल्ली के चुनाव में जितने भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने थे उससे कम नहीं मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली के चुनाव की विशेष परिस्थितियां हो गई कि कांग्रेस एकदम शून्य हो गई और जिसको 24% वोट था वो 8% पे रह गई। 16% वोट सीधा कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो गया और वो 50% से ऊपर निकल गया। ये भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज में कमी नहीं हुई, अर्थात जो भारतीय जनता पार्टी या आप कहते हैं कि संघ ने हाथ खींच लिया, ये बिल्कुल कहीं इसका कोई आधार नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। कहीं पर कार्यकर्ता ज्यादा तेजी से लगते हैं, कहीं का वातावरण ज्यादा उत्साही होता है, कहीं का वातावरण कम उत्साही होता है। ये बात कहीं के भी चुनाव में होती है। इसलिए इसको कहना कि संघ ने पीछे हाथ खींच लिया इसलिए दिल्ली हार गए, ये ठीक नहीं है। जहां तक बिहार का चुनाव, अनिल जी आप सीनियर लीडर हैं, क्या बीजेपी को बिहार के इलेक्शन को लेकर चिंता है, संघ की भूमिका को लेकर? आज अगर उसको बिहार में इस कांटे के चुनाव में सियासी सफलता हासिल करनी है तो वो बिहार की भूमि जहां से इतना लंबा इतिहास है संघ के लोगों का, नेताओं का काम करने का, वहां पर आपको वो आरएसएस का सपोर्ट चाहिए, उतनी ही उत्साह के साथ चाहिए। क्या इसकी चिंता नहीं मिल पाया तो? निश्चित रूप से अभिज्ञान जी, संघ के सपोर्ट वहां भी है, हमारे पास हमेशा उनका मॉरल सपोर्ट रहता है और आगे भी रहने वाला है। बिहार में निश्चित रूप से हर ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, संघ का जो नेटवर्क है, जिस नेटवर्क को इस्तेमाल करती है बीजेपी, सब कार्यकर्ता। बलदेव जी मुस्कुरा रहे हैं, बलदेव जी डिनाई कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट हूं, संघ के सब कार्यकर्ता, मैं बता रहा हूं आपको, बीजेपी इलेक्शन जीतने वो के लिए नेटवर्क की भी बात करता हूं, मैं नेटवर्क की भी बात करता हूं। देखिए ऐसा है कि संघ के कार्यकर्ता सब दूर बिहार में सब जगह फैले हैं और संघ के कार्यकर्ता भी एक मत से इस बात के लिए कृत संकल्प हैं कि वहां पर राष्ट्रवादी सरकार होनी चाहिए, राष्ट्रवादी नीतियों पर चलने वाली सरकार होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राष्ट्रवादी नीतियों पर चलने वाली सरकार केवल और केवल भाजपा की हो सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसलिए संघ के सब कार्यकर्ता, संघ ही नहीं हमारे सब अनुसांगिक संगठनों के सब कार्यकर्ता निश्चित रूप से बिहार में अपनी जहां जहां जो भूमिका है वो करने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नाते, भारतीय जनता पार्टी संघ के तो संगठन से लगेंगे ही, भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज से इस बात का आग्रह करती है, निवेदन करती है कि सब लोग राष्ट्रवादी शक्तियों को जिताने के लिए लगे, आगे आए। भारतीय जनता पार्टी सबके सामने झोली फैलाएगी और लगेगी। मौजूद हैं ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता संघ की बैठक में जाते हैं, ये पॉइंट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। राम माधव ने एक बाइट दी है, असल मीडिया का आप लोग, हमारा सब लोग हमारे पर सब कटाक्ष कर लेते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम लोग पतंगे उड़ाते हैं। तो लखनऊ में बलदेव जी आपको तो पता होगा, पतंग उड़ाने को कनकौआ लड़ाना भी कहते हैं। तो आप हम और राजकिशोर जी कनकौआ लड़ा सकते हैं राम माधव जी के हिसाब से। लेकिन गंभीर सवाल यह है कि जिस आर्थिक स्थिति से देश गुजर रहा है, अच्छे दिन के वादे वाले प्रधानमंत्री हैं 282 सीट लेकर, वित्त मंत्री हैं जिनकी कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न है, क्या ये संघ की खाली समन्वय की बैठक हो रही है बीजेपी के साथ, या बीजेपी के नेता गए हैं कि देखिए हम ग्राउंड पर बड़े अनपॉपुलर हो रहे, बिहार का चुनाव है, आप साथ रहिएगा, दिल्ली की तरह कहीं साथ आपने छोड़ दिया तो वोट प्रतिशत अनिल जैन जी जो भी बताए, सीटें जो हैं वो आपके लिए भयावह स्थिति पैदा कर देंगी? निश्चित रूप से दिल्ली का उदाहरण जो मैं अभी सुन रहा था चर्चा, अनिल जैन जी ने जो कहा कि हमारे पास पूरा वोट जो पुराना था वो था, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो वोट मिला था वो कहां चला गया? ये तो जो लगातार इससे पहले 5 साल पहले की जो बात कर रहे थे, 1 साल पहले की बात कर रहे थे, वो वोट था उनके पास, लेकिन जो नया वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर जुड़ा था वो वोट कहां चला गया था? तो यहां पर संघ के लोगों ने निश्चित रूप से ताकत अपनी दिखाई थी और बताया था कि हमारी उपेक्षा कर आप ठीक है बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन जमीन तक तो हम ही पहुंचेंगे, जमीन तक नेटवर्क हमारा, जमीन तक हम आपको पहुंचाएंगे, जमीन तक हम आपको पहुंचाएंगे, पहुंचा दिया उन्होंने। और निश्चित रूप से बिहार में अगर आप देखेंगे तो वहां संघ का नेटवर्क है। बिल्कुल सही बात, और बिल्कुल सही, क्योंकि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत पुरानी कर्मभूमि है संघ की बिहार, और बिहार में जो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स रही है उसका इतना बड़ा इतिहास है,
वो बदली है, उन सब में संघ का निश्चित रूप से। नहीं, बात सिर्फ इतनी, भारतीय जनता पार्टी वहां पर सत्ता में तो कुछ दिन रही ना 2005 के बाद, वो भी दूसरे सहयोगी के रूप में। वहां पर जो संगठन खड़ा हुआ था वो संघ के कंधों पर ही खड़ा हुआ था, और वहां पर गांव-गांव तक अगर रीच है तो संघ की है। और अब आप देखिए, कुल मिला के यहां पर एक मैसेज क्लियर है कि इस देश में एक ताकतवर प्रधानमंत्री है, वो पार्टी और संगठन से भी ऊपर जाना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए संघ के कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है। और संघ के कार्यकर्ता को चाहिए क्या होता है? मान सम्मान, और उसका थोड़ा ईगो तुष्ट हो जाए या संतुष्ट हो जाए। तो कुल मिला के पूरी सरकार संघ के पास जा रही है। लेकिन राजकिशोर जी, ये भी बहुत स्पष्ट है कि संघ के अपने पुरानी बातें और एजेंडों के अलावा जब सरकारें आती हैं तो संघ गवर्नेंस का भी मैसेज लेके जाती है। जी, निश्चित। संघ जो है वो सरकार के कामकाज का संदेश भी लेके, कामकाज में बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह, जैसे मैं कह रहा हूं, खासतौर पर वित्तीय हालत को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चिंता है। गांव देहात में अगर संघ का कार्यकर्ता जाएगा, वही समझा पाएगा कि स्थिति में रहेगा कि जी हाँ बहुत अच्छे दिन आ गए, अभी आ सकते हैं, ये शायद कहेगा, लेकिन आगे ये नहीं कह पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है आप वहां पर गांव के लोग को नहीं समझा सकते हैं। वहां पर जो संघ का सदस्य होगा वही पहुंचाएगा। और सबसे बड़ी चिंता यहां पर यही, सरकार को जो देखना पड़ेगा कि पूरे वामपंथी दल, कांग्रेस और वैचारिक अगर आप देखें आधार, तो सब पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ हो गए हैं। अगर आपके अपने कुनबे से भी अगर आप पर सवाल उठने लगे और वो लोग अगर आपके बचाव में नहीं आते हैं, तो फिर क्या होगा? 2004 में एक सोनिया गांधी निकलती हैं और बहुत कमजोर और बहुत हास्यास्पद स्थिति पाई जाती है उनकी। रामविलास पासवान के पास उस समय वो गई थी, लेकिन वो कुल मिला के एक सबसे उस समय लोकप्रिय जो प्रधानमंत्री थे उनको सत्ता से बाहर कर देती हैं। तो ये इतिहास का सबक भी है।